नमस्कार सभी को, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्लास 9 कैसे हैं आपके हालचाल। जैसे कि आप जान रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपकी बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है, जहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया सेल होता क्या है। सेल के हमने डिवीजन करे थे ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग टू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मतलब जो एक सेल से बने हैं और जो बहुत सारे सेल से बने हैं। ठीक है, बाकी हमने सेल की बेसिक टर्म्स कुछ हमने डिस्कस करी थी। अगर अभी तक आपने वो सब नहीं देखा तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, वो वाली वीडियो जहाँ पर मैंने रिकॉर्ड करी थी, वहाँ पर थोड़ा सा क्या नाम है, खाली जगह है, तो वहाँ पर वो जो मेरी वॉइस है उसका एको बार बार आ रहा था, मतलब वो मेरी आवाज़ गूंज रही थी। तो अगर आप लीड लगा लेंगे या एयरफोन्स लगा लेंगे तो वो वाली वीडियो आपके लिए अप्रोप्रिएबल हो जाएगी, मतलब आपको अच्छे सुनाई देगा। बाकी नहीं भी लगाते तो भी आवाज़ आ रही है, बट थोड़ा मोड़ा ही फ्लक्चुएशंस आ रहा है। बट नाउ अभी हम लोग वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे सारी चीज़ें जहाँ पर हम पहले कर रहे थे। सो चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया भाई सेल है क्या। भैया सेल वो चीज़ है को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी जो जिंदा जीव होता है, कोई भी एक जो जिंदा जीव होता है, उसकी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल। अब सेल के शेप की बात करें तो बेटा अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं। देखो काम की बात तो यही है अपने पास कि अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के सेल होते हैं, और उनका अलग अलग शेप और अलग अलग साइज कैसे डिफाइंड होता है बेटा, वो जिस तरीके का काम करते हैं, जिस तरह का वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से उनका शेप और साइज बना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो स्फेरिकल साइज के मिल सकते हैं आपको, जैसे स्फेयर हो। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसे इलोंगेट होते हैं। न्यूरॉन्स कौन से सेल होते हैं, जो हमारे क्या नाम है नर्व सेल्स होते हैं, यानी जो हमारे ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ठीक है, जो कि हमें ये बताते हैं कि जैसे अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, जैसे मैं इस चीज़ को टच कर रहा हूँ, तो उन सेल का काम होता है कि आपने कोई चीज़ टच करी, उसकी इन्फॉर्मेशन या आपने कोई चीज़ देखी सुनी, तो वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को रिसीव करके बाहर से आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि भाई सामने वाली चीज़ ये देख रहा है, सामने वाला ये बोल रहा है, मतलब उनका काम होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाना। तो वो जो सेल होता है उनका शेप और साइज कैसा होता है, वो लंबे लंबे इलोंगेट साइज के होते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे कुल मिला के यहाँ पर आपको न्यूरॉन्स के बारे में इतना नहीं जानना, आपको मेनली ये जानना है कि जो सेल होते हैं उनका अलग अलग शेप और अलग अलग साइज होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसा वो काम करते हैं वैसा उनका शेप और साइज होता है। उसके बाद बात करें बेटा, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, अगर दुनिया का सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। बेटा जो माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और अगर हम बात करें दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल, तो वो ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है बेटा। ठीक है, जो एग होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, सेल होता है। जो एक तरह का एग होता है वो क्या होता है, सेल होता है। और सबसे बड़ा एग, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। तो जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, किसकी बात करें हम लोग, टाइप्स ऑफ सेल की, तो बेटा कई तरह के टाइप्स होते हैं सेल के, जैसे स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, बहुत सारे सेल होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं, है ना। तो और भी सेल्स होते हैं, तो इनको हमें भी एकदम डीपली डिस्कस नहीं करना कि एक एक सेल का क्या काम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो सम फीचर्स आर सेम इन एवरी सेल्स। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा समरैप करूं, फटाफट से समरी करूं, तो मैंने आपको बताया कि जो एक सेल होता है उसका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे उसके फंक्शन होते हैं उस हिसाब से उसका शेप और साइज होता है। और अगर मैं बात करूं जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है, जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। टाइप्स ऑफ सेल में मैंने बताया कई तरह के सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जिनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, बट हमें बस पता होना चाहिए कि सेल एक ही जैसे नहीं होते, कई अलग अलग तरह के होते हैं अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से। अब मैं ये बता रहा हूँ, सेल भले अलग अलग टाइप के होते हो, बट उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सारे सेल में सेम होते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सारे सेल में सेम होते हैं। कौन कौन सी बात, कि सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सबके अंदर न्यूक्लियस होता है, और सबके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जो एक सेल होता है उसके अंदर ये तीन चीजें, चाहे वो किसी भी टाइप का सेल हो, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा। अब ये तीनों चीजें हैं क्या, आइए इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लूँ सेल का मैं एक बना लूँ बेसिक स्ट्रक्चर। मान लो ये मेरा सेल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब स्फेरिकल सेल लिया है मैंने, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसके सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसकी जो बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सारा ये बीच में जो गैप दिख रहा है, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, और उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं।
तो समझ में आया। हुआ ये कि जो एक सेल होता है, सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और सेल के अंदर सारा एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आओ एक एक तरह से इनका काम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एक आउटर कवरिंग होता है सेल का, जो सेल के बाहर वाली चीजें, जो सेल के बाहर जो भी चीजें हैं, ठीक है, और जो सेल के अंदर है, जो सेल के अंदर है और जो सेल के बाहर है, देखो उन दोनों को ये बाउंड्री की तरह अलग कर रहा है कि नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री बना रहा है जिससे सेल के अंदर और सेल के बाहर वाली चीजें क्या रहे, बाउंड्रेट रहे, यानी अलग रहे, यानी सेपरेशन के काम आता है। तो ये मेन काम तो लिखा हुआ है, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, एक बाहर का कवरिंग होता है सेल का जो कि सेपरेट करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट को। उसके अलावा बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी SPM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं भाई इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, आइए इसको समझते हैं। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना बेटा, कौन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पहली बात ये है कैसा, जैसे आपका घर है, घर के चारों तरफ बाउंड्री को करवा लेते हैं ना लोग, वो बाउंड्री क्या करती है, वो बाउंड्री ये जताती है कि यहाँ से इनका घर चालू है, इस घर, वो आपके घर की बाउंड्री होती है जहां से समझ आता है कि हाँ ये घर की बाउंड्री है और इससे बाहर सारा इन्वायरमेंट है। तो वैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ये डिफाइन करता है कि बेटा यहाँ से सेल स्टार्ट है, इसके अंदर सारा सेल का कंटेंट है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सारा इन्वायरमेंट है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं इसको, ये एक तरह का चौकीदार होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का चौकीदार होता है। कोई भी चीज जो अंदर आनी है सेल के, भाई सेल को भी तो रहने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सेल के अंदर एनर्जी चाहिए, विटामिन चाहिए और भी बहुत सारी चीजें होती है जो सेल को चाहिए होती है, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो सेल के अंदर कोई भी चीज आना और कोई भी चीज जाना, सेल के अंदर किसी भी चीज की एंट्री होना और किसी भी चीज की एग्जिट होना, ये इसको परमिट कौन करता है, इसको अलाउ कौन करता है, इसको परमिशन कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या ये सब चीजों को अलाउ कर देता है, नहीं बेटा, जितना सेल को जरूरत है उसी चीज को ये अलाउ करता है। भाई अगर आपको पानी की जरूरत है, मान लो सेल को पानी की जरूरत है, तो इसका मतलब थोड़ी ना H2O पूरा एकदम बाल्टी भर के फेंक देंगे सेल के अंदर, ऐसा तो होगा नहीं बेटा। उसको जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना ही पानी को अंदर लेगा और जितना नहीं है उतना नहीं लेगा। और उसको डिसाइड कौन करता है, एसपीएम द्वारा। वो यहाँ पे लिखा भी है कि इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रिवेंट मतलब बचाता है मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, यानी कुछ मटेरियल को अंदर जाने और अंदर बाहर आने से बचाता है और कुछ मटेरियल को ये अंदर जाने भी देता है। ठीक है, जैसे जैसे सेल को रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही चीजों को ये अंदर या बाहर करता है। भाई अगर सेल के अंदर कोई वेस्ट पदार्थ बन गया तो उसको बाहर निकालने का, बाहर भी कैसे निकलता है, एसपीएम के थ्रू। सेलेक्टिव, देखो सेलेक्टिव का मतलब क्या, सिलेक्शन करता है कि किसको अंदर आना है या किसको बाहर जाना और कितना अंदर आना है कितना बाहर जाना है। परमिएबल मतलब आप ऐसा समझ सकते हो परमिशन, परमिएबल वर्ड से अभी आप समझ सकते हो परमिशन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव परमिशन दिलाती है किसी चीज को, ऐसी मेम्ब्रेन को एसपीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एसपीएम क्यों कहते हैं, बहुत बढ़िया बात बेटा। ये हेल्प करता है दो प्रोसेस में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अभी हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। आगे हम बात करते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है लिपिड से और प्रोटीन से। किस किस से बनी होती है बेटे, लिपिड और प्रोटीन से। तो मैं फटाफट से दोबारा बताऊं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर की बाउंड्री होती है, इसको एसपीएम भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ चीजों को अलाउ करती है अंदर और बाहर जाने से। उसके अलावा ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस में आपको हेल्प करती है। मेरे बच्चे सोना नहीं है, ध्यान से बात को सुनना है। और ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। आओ डिस्कस करें बेटा ये डिफ्यूजन क्या है, आओ जरा डिस्कस करें फटाफट ये डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, डिफ्यूजन क्या है बेटा, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है सर डिफ्यूजन, बेटा सेल के अंदर कोई भी चीज का आना, कोई भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड सब्सटेंस है, चाहे वो गैसियस सब्सटेंस है, इन सबका सेल के अंदर आना या सेल के बाहर जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। सबको पता है सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउमेंट कौन प्रोवाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि कितनी चीज अंदर आनी कितनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर किसी चीज का आना या सेल के अंदर सेल से बाहर किसी चीज का जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो वो प्रोसेस जिसमें मूवमेंट होता है किसी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, यानी एसपीएम द्वारा, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जांपल के लिए एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। अब एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं फटाफट से कि जो बेटा सेल के अंदर होता है ना कोई भी चीज, सेल के अंदर अगर हमारे पास कोई भी चीज होती है, जैसे देखो कोई भी चीज आपको बताऊं अंदर या बाहर कब होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस कब होता है। अब देखो जैसे ऑक्सीजन है, जैसे
ऑक्सीजन है। आपको मैं बता दूं, दुनिया में कोई भी चीज अपनी लोअर कंसंट्रेशन पे जाना चाहती है, कोई भी चीज अपनी कौन सी कंसंट्रेशन पे जाना चाहती है, लोअर। एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि अगर आप पतीले में पानी गर्म कर लो, क्या कर लो, पतीले में जब आप पानी गर्म कर लेते हो तो आप देखते हो जैसे उस पानी को अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हो, मतलब जैसे आपने उसको चूल्हे से नीचे उतारा, थोड़ी देर बाद देखते हो कि वो पानी अपने आप गिर रहा है। क्यों, मतलब गिर रहा है मतलब उसका टेम्परेचर गिर रहा है, वो अपने आप ठंडा हो रहा है। यानी जब हमने क्या करा कि एक पतीले में पानी गर्म कर लिया, उसका टेम्परेचर हो गया हाई, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, हाई। जैसे हमने नीचे रखा, उसका टेम्परेचर अपने आप क्या हो गया, लो। क्या हम उसको टेम्परेचर लो करवा रहे हैं, क्या उसको हम ठंडा कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो अपने लोएस्ट टेम्परेचर पे रहना चाहता है। कोई भी चीज अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं रहना चाहती, कहां पे रहना चाहती है, लोएस्ट पोजीशन पे रहना चाहती है। इसीलिए जो सब्सटेंस का मूवमेंट भी होता है वो हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। समझाता हूं, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और सेल के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो होगा क्या, तो ऑक्सीजन अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि अंदर ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन अंदर है, तो ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगा, बाहर से, सॉरी अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। लेकिन अगर यही मान लो सेल है, अगर यही मेरा सेल है, ऑक्सीजन या CO2 की मात्रा बाहर ज्यादा है, बाहर क्या है, ज्यादा, और अंदर ऑक्सीजन के पास कमी है O2 की, तो वो जो भी चीज है वो कहां से अलाउ करेगा, बाहर से अंदर आएगी। यानी यहां पर बाहर निकल रहा है चीज और यहां पर अंदर आ रहा है। अंदर बाहर कहां हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है बेटा, क्योंकि अंदर ज्यादा है तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है अपनी लोअर कंसंट्रेशन पे। और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों तरफ अंदर बाहर कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, जब तक दोनों तरफ बाहर कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। भाई सेल को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पर देखो सेल को ऑक्सीजन की कमी, अंदर कम हो गया ऑक्सीजन, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर क्या होगी, मूवमेंट होगी। किसकी मूवमेंट होगी बेटा, ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी। तो अब ये बात समझ सकते हो, जैसे ऑक्सीजन की मूवमेंट हो सकती है वैसे CO2 की मूवमेंट हो सकती है, वैसे ही किसी और सब्सटेंस की भी मूवमेंट सेल के अंदर या बाहर होती है। बस कहां से कहां होती है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होती है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने आपको मोटा मोटा ये बताया कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है, यानी सेल को जो भी चीज रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीज उसको जरूरी होती है, जो भी चीज उसको नेसेसरी होती है, उसको वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। जो भी चीज उसको रिक्वायर्ड है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू SPM द्वारा अंदर या बाहर निकलता है सेल से। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई बेटा, डिफ्यूजन समझ आया। तो अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस की। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जहां पर कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर जाता है। ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर H2O अंदर या बाहर जाता है। मतलब देखो, सेल के अंदर या बाहर जाने वाले प्रोसेस, कोई भी चीज का अंदर या बाहर जाने वाले प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर सेल के अंदर पानी भेजना है, क्या भेजना है, पानी, यानी पानी का एक्सचेंज हो रहा है, सेल के अंदर से बाहर जा रहा है पानी या बाहर से अंदर आ रहा है पानी, तो इस प्रोसेस को एक नाम अलग दे दिया, ऑस्मोसिस। हो तो यहां पर भी डिफ्यूजन रहा है, इसीलिए इसको डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ऑस्मोसिस को हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी बोलते हैं। यानी मैं बहुत सिंपल करता हूं, बहुत सिंपल। क्या सिंपल बात भैया, सेल में किसी भी चीज को अंदर आना या बाहर जाना किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होता है, इसलिए इसको SPM बोलते हैं। अब कोई भी चीज अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन अगर पानी अंदर या बाहर जाएगा तो उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन होगा कैसे, होगा बिल्कुल वो उसी प्रोसेस से जैसे डिफ्यूजन हो रहा था। यानी अगर सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, अपने हाइयर से लोअर, यानी पानी बाहर निकल जाएगा। और अगर पानी अंदर जो है कम है और बाहर जो है ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां आएगा, बाहर से अंदर आएगा। यानी पानी के मूवमेंट को, सेल के अंदर पानी आना या सेल के अंदर पानी जाना, सेल से पानी बाहर निकलना है, सेल के अंदर पानी आना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ, इट इज द पासेज ऑफ वाटर, वाटर का पास करना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर के, ठीक है, जहां पर वाटर का लो कंसंट्रेशन और हाई से वो लो जाना थ्रू द SPM सेल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आई है। ठीक है, जल्दी से अगर इसमें से कुछ उतारने लायक लगता है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा ऑस्मोसिस अपने को समझ आया। ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा, वाटर का मूवमेंट होता है, और वाटर का मूवमेंट होता है कैसे, हाई कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन में। कहां से कहां? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। या तो सेल के अंदर पानी का आना या तो सेल से बाहर पानी का जाना, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस दो टाइप के होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो, अब यहां पर इसका मतलब समझो, EN से आप समझ सकते हो एंट्री, क्या समझ सकते हो? एंट्री। और EX से आप क्या समझ सकते हो? एग्जिट, क्या समझ सकते हो? एग्जिट। अगर सेल के अंदर पानी आ रहा है, सेल के अंदर पानी आ रहा है, तो कौन सा ऑस्मोसिस होगा? एंडो ऑस्मोसिस होगा। भाई सेल के अंदर पानी के आने को ऑस्मोसिस समझ आया, वाटर का आदान प्रदान, मतलब सेल के अंदर पानी का आना या जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। अब सेल के अगर अंदर पानी आ रहा है तो सेल क्या हो जाएगा? सूज जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, और उसको हम बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी की हो गई एंट्री और सेल क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। और एक्सोऑस्मोसिस मतलब पानी का बाहर जाना, सेल से पानी का बाहर जाना, जिसमें सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको एंडोऑस्मोसिस क्या है, एक्सोऑस्मोसिस क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो भी टॉपिक्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाले, इन सबके अभी जैसे मेरी वीडियो खत्म होगी, जैसे मैं टॉपिक का एंड करूंगा, आपको वहाँ पर 2 पेजेस मिल जाएंगे नोट्स के, मतलब इनकी डेफिनेशंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल समझाने पे फोकस कर रहा हूं। तो ऑस्मोसिस समझ आया? ऑस्मोसिस बेटा वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर बाहर जाने का। अगर सेल के अंदर आ रहा है तो एंडोऑस्मोसिस, सेल से बाहर पानी जा रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सेल। हम कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कौन से सॉल्यूशंस के बारे में? बेटा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था सेकंड वाला, है ना भैया? यहाँ पर क्या जरूरत है सॉल्यूशन पढ़ने की वो भी बताऊंगा, पहले समझो। हम सॉल्यूशन के 3 टाइप पढ़ रहे हैं। किसके 3 टाइप पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन के, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर देखो, ये जो हाइपो वर्ड का मतलब है, हाइपो का मतलब है यहां पर कम, क्या है? कम। और टोनिक का मतलब होता है गाढ़ा। टोनिक का मतलब क्या होता है बेटा? गाढ़ा। ऐसा सॉल्यूशन जो कम गाढ़ा हो, ऐसा सॉल्यूशन जो कम गाढ़ा हो। अगर आपको मैं बोलूं कि बेटा पानी और चीनी का एक सॉल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है? पानी और चीनी का सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन वो गाढ़ा कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? वो गाढ़ा कम होना चाहिए। अगर वो कम गाढ़ा है तो इसका मतलब यहां पर चीनी जो है, यानी जो चीनी है, यानी जो मेरा सॉल्यूट है, वो क्या रहेगा? कम रहेगा। और सॉल्वेंट यानी मेरा जो पानी रहेगा, जो मेरा पानी रहेगा सॉल्वेंट, वो रहेगा ज्यादा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? भाई इसको कम गाढ़ा बनाना है तो चीनी तो कम रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा ना। तो अगर ये, अब ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? जब इसमें चीनी, मान लो मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन चुका है। कौन सा सॉल्यूशन बन चुका है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन चुका है। अब बेटा इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैं सेल डाल दूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैं क्या डाल दूं? सेल डाल दूं, तो ध्यान से देखो, क्योंकि इस सॉल्यूशन में मैंने सेल डाल दिया है, तो पूरे सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है भैया? ज्यादा है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी पानी है ज्यादा। और सेल के अंदर पानी क्या होगा? कम होगा। सेल के अंदर पानी क्या होगा? कम होगा। सेल के बाहर ये जो सॉल्यूशन है इसमें पानी ज्यादा होगा। तो बेटा पानी की मूवमेंट बताओ कहां से कहां होगी? फटाफट वीडियो को पॉज करके, अगर तुम बता सकते हो तो मैं, मेरे ऑस्मोसिस ध्यान से समझ में आ चुका है, तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, तुरंत आंसर कमेंट करो, कमेंट करके आओ दोबारा समझे। पानी की कंसंट्रेशन है ज्यादा सॉल्यूशन में और सेल के अंदर पानी हो चुका है कम, तो पानी क्या करेगा? बाहर से अंदर आएगा। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को डालोगे तो सेल क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा, फूल जाएगा। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? समझ में आ रही है बेटा? गुब्बारे जैसा मुंह मत बनाओ, समझो, बड़ा छोटी सी बात है ये, कि सेल जाएगा सूज अगर पानी होगा ज्यादा, यानी सॉल्वेंट कैसा होगा? कम गाढ़ा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल बेटा स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। अब हाइपरटोनिक, बेटा हाइपरटोनिक बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर कोई हम बीकर लिया, उसमें हमने, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और टोनिक का मतलब होता है गाढ़ा। ज्यादा गाढ़ा वाला सॉल्यूशन, यानी हमने 1 गिलास पानी में बहुत सारी चीनी मिला ली, बहुत सारी 10-15 चम्मच चीनी मिला, तो बहुत गाढ़ा हो गया, चाशनी जैसा बन गया। तो बेटा उस दौरान अगर हम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अपना सेल डालते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर अपना सेल डाल दें, तो बेटा सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि बेटा गाढ़ा है ना, गाढ़ा होने से सॉल्यूट ज्यादा हो चुका है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम यानी पानी कम, पानी कम, तो पानी की मूवमेंट कहां से कहां होगी? सेल के अंदर से बाहर होगी। यहां पे एक्सोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस। और यहां क्या हो रहा था? एंडोऑस्मोसिस हो रहा था, या एक्सोऑस्मोसिस होगा। और यहां पर सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आइसोटोनिक का मतलब, आइसोटोनिक का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है गाढ़ा। सेम गाढ़ापन, क्या? सेम गाढ़ापन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने सेल डाला,
सेल के अंदर जितना पानी का कंसंट्रेशन है सेल के बाहर भी पानी का कंसंट्रेशन उतना ही है, मतलब सेम गाढ़ापन है सेल के अंदर, बाहर कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्या होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में? नो मूवमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गाढ़ापन सेम हो, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी ऐसे मूवमेंट, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बेटा ऑस्मोसिस समझ आया, एक्सो, एंडो और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा आ जाओ फटाफट, आज की इस क्लास के दो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। बेटा कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें हो गया अमीबा, उसमें आप एग्जांपल ले लो अमीबा। अमीबा देखा है कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके ये अमीबा होता है, इसके बीच में ऐसे सेल होता है न्यूक्लियस। अमीबा तुमने देखा होगा 8वीं क्लास में भी है चैप्टर। अब अमीबा को जब खाना खाना होता है ना, फूड खाना होता है, तो जैसे ये फूड का पार्टिकल यहाँ पर हमने रखा, तो ये क्या करता है अपने दोनों ये स्ट्रक्चर जो इसके हाथ दिख रहे हैं, हाथ यहाँ रख दो यहाँ रख दो, ये अपने शरीर को बढ़ाता है आगे और धीरे धीरे शरीर को ऐसे आगे करके बढ़ा लेता है, ऐसे करके ऐसे इसको ये बढ़ाता है। ये जो शरीर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये बढ़ा रहा है इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सूडोपोडिया, है ना? मजा आ रहा है बोलने में, सूडोपोडिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, ये धीरे धीरे ऐसे बंद कर लेता है इस चीज को, क्या हो जाता है, ये ऐसे ब्लॉक कर लेते हैं। ब्लॉक करने के बाद इस खाने को ऐसे क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। यानी जो खाने को, फूड को अंदर लेने का प्रोसेस है, किसको? फूड को अंदर लेने का जो प्रोसेस है, खाना। बेटा खाना बहुत जरूरी है, खाना, है ना? खाना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई सेल, अब ये एक ही सेल से बना तो एक सेल ही तो हुआ, ये एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल ही तो हुआ। जब एक सेल अपना खाना खाता है ना, अगर वो एनवायरमेंट से अपना खाने को अंदर ले रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। बेटा यहां से भी तुम समझ सकते हो, ईएन का मतलब होता है एंट्री, खाने की एंट्री हो रही है बेटा, खाने की एंट्री हो रही है, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब खाने में भी अगर आप सॉलिड मटेरियल खा रहे हो, क्या खा रहे हो? सॉलिड सब्सटेंस खा रहे हो, तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और अगर आप कोई लिक्विड चीज अंदर ले रहे हो तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब पी लो, है ना? उस चीज को पी लो, मतलब अगर वो सेल कोई चीज ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है, तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। अगर सेल कोई चीज खा रहा है, कोई फूड मटेरियल, कोई सॉलिड मटेरियल को अंदर खा रहा है, ले रहा है, तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। ये एंडोसाइटोसिस के पार्ट है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये चीज, तो मैंने आपको ऐसे बताई, बट आपको ये जरूर मिल जाएगा एंडोसाइटोसिस, है ना? तो आपको फैगो और पिनो नहीं भी आ रहा तो बट ऐसा जानकारी के लिए मैंने बता दिया, बाकी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एंडोसाइटोसिस मतलब खाने को सेल के अंदर लेने को एंडोसाइटोसिस। और अब वेस्ट मटेरियल भी बन जाता है ना? उसको बाहर भी तो थ्रू आउट करना होता है, तो वेस्ट मटेरियल को जब हम सेल से बाहर थ्रू आउट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ईएक्स का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट क्या एग्जिट करना? खाना एग्जिट करना। क्या बात समझ में आई? खाने को अंदर लेने को एंडोसाइटोसिस और खाने को बाहर लेने को एक्सोसाइटोसिस। अगर आप ध्यान दे तो आज हमने डिस्कस करा कि सेल के अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। फिर हमने बात करा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि कुछ जितने भी सेल है सब में तीन चीजें तो सेम होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। उसमें हमने आज डिस्कस करा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस के टाइप पढ़े, एंडो और एक्सो। और हमने देखा कि एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस अलग अलग सॉल्यूशन में किस तरह से होगा, हाइपर में, हाइपो में, हाइपर में, आइसो में। उसके बाद हमने देखा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो न्यूक्लियस और सेल वॉल वगैरह पे होगा, न्यूक्लियस सेल वॉल वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। देन 2 लेक्चर और बनाऊंगा सेल ऑर्गेनल्स पे, मतलब बेसिकली 3 और लेक्चर आएंगे छोटे छोटे, ठीक है? जो कि बहुत छोटे छोटे लेक्चर मैं इसलिए बनाता हूँ, आपको बताया कि आपका ध्यान भी बना रहे और आपको चीजें समझ भी आ जाए, ठीक है? आपका होमवर्क ये है कि जहां तक मैंने पढ़ा दिया है आपको, यानी जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक सारा कुछ पढ़ लेना है। न्यूक्लियस मतलब एनसीईआरटी रीडिंग कर लेनी है और बाकी यहाँ तक के ब्लू क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लगा कर देखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन, आपका डाउट बनता है, ब्लू है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, तो प्लीज उसको कमेंट करो कि भैया मेरे से ये नहीं हो रहा है या सर मेरे से ये नहीं हो रहा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर बता दूंगा कि इसका आंसर ये है। समझ आता है क्या? ठीक है।